नमः। नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं यशो वञ्जनमुक्कारो शब्बपापपणासनो मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम् अज्ञानतिमिरन्धानं ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा द्वारा विरचित शुद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा तथा उत्तमा ऐसे तीन विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका मध्यमा और मध्यमा के हम लोग यहाँ पर 10वां पाठ कर रहे हैं और 10वां पाठ में क्रियापद की जो सिद्धि है वो क्रियापद की सिद्धि में हम यहाँ पर देख रहे थे। अब जो कि रीच धातु का हम लोग देख रहे थे, तो उसी रीच धातु अर्थात 7वें गण का जो रीच धातु है वहीं यहाँ पर हम लोग देखेंगे। बोलिए, आप लोग बना के लाए हैं? गुरुजी मैं अंज का बना के लाई हूँ। हाँ जी, अंज का, ओके ठीक है, अंज का बना कर लाए हैं। रीच धातु का किसने किसने बनाया? तो रीच धातु को था तो यहाँ तक कर दिए थे ना कि करना बाकी था। रीच धातु रीच हो गया था ना? अंज जी हो गुरुजी। ओके, उसी प्रकार यहाँ पर भुज धातु जो है, भुज धातु का किसने किसने किए हैं? मैंने किया गुरुजी भुज धातु का। भुज धातु का किए हैं। कोई तकलीफ? बोलिए, भुज धातु में नहीं, कोई तकलीफ नहीं गुरुजी। भुज धातु में कोई तकलीफ नहीं आया। ओके, लेकिन सिर्फ उसमें है ना 48 पाठ का नियम लगा, तो और फिर वो हमारा 26 पाठ का नियम लगा, तो पहले का बहुत कुछ याद करना पड़ा, मतलब प्रथमा का। हाँ वो तो है, वो तो याद तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ये सिद्ध करना है तो वो सब तो करना ही पड़ेगा। हाँ, तो 48वां पाठ, 26वां पाठ, 25वां पाठ, वो सब यहाँ पे लगा। ओके, चलिए यहाँ पर अन्य पुरुष एक वचन का रूप यहाँ पर सब में दिया है कि भुनकती, भूंकतः और भुंजंती परस्मैपदी में, जबकि आत्मनेपदी में क्या हुआ है? भूंकते, भुंजाते और भुंजते। तो इसमें ज़्यादातर जो है कि अगर तकार आदि इत्यादि जो प्रत्यय हों तो उसमें फिर से क्या हो जाएगा कि जो जौ है तो जौ का पहले गौ करना है और गौ का फिर से अघोष होने पर क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। और क होने के बाद फिर 4-7 तो लगेगा ही, 4-7 दोनों में लगेगा। एक गौ करने के लिए भी लगेगा और इयो करने के लिए भी लगेगा। और अगर स्वरादि प्रत्यय हो तो स्वरादि प्रत्यय होने पर क्या होगा? ज्ञ नहीं होगा परंतु क्या हो जाएगा? वो इयो होगा। और साथ में जहां जो घुट प्रत्यय नहीं है, जैसे कि मस, वस, महे, बहे, उन सब में भी इयो ही रहेगा। क्लियर यहां तक? जी गुरुजी। कि उसमें क्या होगा? उसमें इयो ही रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर यहां पर धूट व्यंजनादि प्रत्यय हो तो ही क्या होगा? तो ही यहां पर ज का ग होगा, या तो फिर और ग होने के बाद अघोष होने के कारण, क्योंकि तकार आदि और थकार आदि प्रत्यय कैसे हैं? अघोष है। और अघोष होने के कारण उसका क्या हो जाएगा? वहां पर क हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए अब हस्तन में अभुनक हो चुका है कि बाकी है? हस्तन मध्यम पुरुष यहाँ पर जो दिया गया है ये अन्य पुरुष का ही यहाँ पर रूप दिया गया है, क्योंकि अन्य पुरुष में भी अभनक होगा और मध्यम पुरुष में भी अभनक ही होगा। कहाँ? हस्तन भूतकाल परस्मैपदी, मध्यम पुरुष एक वचन और अन्य पुरुष एक वचन में अभुनक ही होगा। ठीक है जी, क्योंकि वो तो स भी निकल गया, स भी निकल गया, द भी निकल गया। हाँ जी, ठीक है, ओके। उसी प्रकार यहाँ पर विद्यार्थ में तो कुछ नहीं, सिर्फ वहां पर ईय प्रत्यय यानी हर एक में ईय ही होगा। ठीक है, आज्ञार्थ में ये जो भुंगधी
देखिए ही प्रत्यय का क्या हुआ है, धी हुआ है, और जबकि धी जो है वो धी क्या है, तो धी यहां पर अगर देखा जाए तो वह अघोष नहीं है, अघोष है नहीं है ना, और अघोष नहीं होने के कारण पूर्वों का गौ ही रहा है, इसलिए यहां पर रूप क्या हुआ है, भुंगधी। ही प्रत्यय था, ही का क्या हो जाता है, धी होता है, हाँ वहां पर क्या होगा, धी होगा, और धी होने के बाद ये दृढ़ व्यंजन का तो वहां पर गौ का गौ ही रहेगा, अर्थात तीसरा का क्या होगा, यहां पर तीन ही रहेगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार अगर देखा जाए कि भुंगधी ऐसे रूप यहां पर बन चुका है। चलिए अब यहां पर हम लोग देखते हैं आगे वाला आंज धातु में, उसी प्रकार आंज धातु, अगर भूज धातु अगर हो चुका है तो आंज धातु में कोई तकलीफ नहीं है। आंज धातु में क्या होगा, जो यो जो है ना, उस यो का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। कौन सा नियम से, तो प्रथम नियम से, यह है ना 10-1 में से क्या हुआ है, 10-1 में क्या कहा गया है कि अगर धातु के उपांत्य में, आवाज आ रही है सभी को, हेलो हेलो, आवाज आ रही है, नहीं हिलाएंगे, ऊपर बैठ के फिर देखेंगे ना। आ गए गुरुजी, आ गए, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, आवाज आ रही है, जी जी गुरुजी, गुरुजी आ रही है गुरुजी, आ रही है गुरुजी। ओके, मिच्छामि दुक्कडम, थोड़ा सा प्रॉब्लम था, कोई बात नहीं गुरुजी। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि अंज धातु, और अंज धातु में अगर देखा जाए तो अंज धातु में भी क्या होगा, तो अंज में रहा हुआ जो यो है, यो का क्या हो जाएगा, लोप होगा कि नहीं, होगा गुरुजी, लोप होगा। कौन से नियम से लोप होगा, गुरुजी ये प्रथम नियम ही जो 10 का पहला नियम है वही, सही है, हाँ 10-1 से यो का लोप कर देंगे, क्योंकि जैसे ही विकरण प्रत्यय लगेगा, विकरण प्रत्यय लगने पर क्या हो जाएगा कि ये का लोप हो जाएगा, अनुस्वार अनुनासिक अनुस्वार हो या अनुनासिक हो तो उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। इसलिए अंश के बदले क्या हो जाएगा, आज हो जाएगा, आज होगा, जी आज होगा, और आज होने के बाद जैसे अभी अभी भूज किए उसी प्रकार आज का भी रूप होगा। वहां भी इयो कहाँ करना है, स्वरादि प्रत्यय, अथवा तो जहां घूट प्रत्यय न हो वहां पर इयो करना है, और गांव जहां भी धूढ़ व्यंजनादि प्रत्यय हो तो उस धूढ़ व्यंजनादि प्रत्यय में क्या हो जाएगा, गांव हो जाएगा। ठीक है, तो उस प्रकार से अब गुरु घूट घूट बोल रहे हैं तो धूट समझना कि घूट वाला भी है क्या, समझ में नहीं आया। धूट व्यंजनादि प्रत्यय, धूट व्यंजन और घूट प्रत्यय है, और ये धूट व्यंजन है जी, दोनों अलग अलग है। 24 व्यंजन जो बोले थे ना गुरुजी के, वो धूट व्यंजन है, वो क्या है, ध, और 5 या 5-10 प्रत्यय, पुल्लिंग के 5 प्रत्यय, स्त्रीलिंग के 5 प्रत्यय और नपुंसक के 2 प्रत्यय, उसमें क्या है, घूट है, उसमें क्या है, उसमें घूट है। हाँ, ये अंतर है इसमें, धूट और घूट। ठीक है, ये घूट प्रत्यय है, ये धूट व्यंजनादि प्रत्यय है।
जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ अब हकार वाला हम लोग देखेंगे। तो हकार में क्या करना है, तो एक त्रुह धातु है, धातु त्रुह धातु है और त्रुह धातु का यहाँ पर रूप किस प्रकार से होता है, उसकी क्रियापद की यहाँ पर कुछ नियम है, उस नियमों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 10वां नियम आ गया, 10वां। अब ये नियम नया नियम कि यह नियम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। ठीक है, क्या है कि त्रुह धातु, एक ये 10वां नंबर नियम जो है वो सिर्फ त्रुह धातु के लिए ही है। क्या कहा गया है, त्रुह धातु के विकर्ण प्रत्यय नस्न के बाद व्यंजन से प्रारंभ होने वाले बीत प्रत्यय पर ई जोड़ा जाता है। कहाँ जोड़ा जाएगा, बीत प्रत्यय विकसित में, विकसित में भी, व्यंजनादि विकसित में। व्यंजनादि विकसित किस पे जोड़ना है कि व्यंजनादि विकसित में जोड़ना है, यानी व्यंजन से प्रारंभ होने वाले विकसित में वहां पर जोड़ेंगे। जैसे कि मीर, सेब, तीती, उसमें जोड़ेंगे। ठीक है, उसी प्रकार कहा है हस्तन भूतकाल एक वचन में नहीं जोड़ेंगे जी, उसमें नहीं जोड़ेंगे है, परंतु व्यंजनादि नहीं है। क्या है, स्वरादि प्रत्यय है, इसलिए उसी। ठीक है, उसी प्रकार आज्ञार्थ में जो है उत्तम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में भी नहीं जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि वहां क्या स्वरादि बीत है, बीत तो है लेकिन कैसे है, स्वरादि बीत है, इसलिए वहां नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो यही है कि त्रुह धातु में, त्रुह धातु को जब विकर्ण प्रत्यय लगे तो विकर्ण प्रत्यय क्या लगता है, नस्न, और नस्न विकरण प्रत्यय के बाद के यहाँ पर नस्न के बाद व्यंजन से प्रारंभ होने वाले बीत प्रत्यय हो तो फिर उसमें क्या जोड़ा जाएगा, ई जोड़ा जाएगा। कहाँ ई जोड़ा जाएगा, तो विकरण प्रत्यय के बाद जोड़ेंगे, विकरण प्रत्यय के बाद। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि त्रुह धातु है, धातु क्या, त्रुह, तो त्रुह धातु, ये त्रो प्लस विकरण प्रत्यय क्या लगेगा, न लगेगा, न प्लस यहाँ पर क्या लगेगा कि ह। ठीक है, और यहाँ पर मी, तो मी कैसे है, मी विकसित है ना, प्रत्यय है, तो इसमें क्या होगा कि और व्यंजनादि भी है, इसलिए दीर्घ ई यहाँ जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, तो अब देखिए अवर्ण और ई वर्ण दोनों मिलकर क्या होता है, अश्व करने नहीं ए होगा, अश्व सर कहाँ लगता है जी सर, अश्व सर कहाँ लगता है कि पूर्व में, पूर्व में ही हो, तो जी गुरु जी क्या हो, पूर्व में, ये तो संध्या पश्चात है जी गुरु जी, संध्या पूर्व में नहीं है, ये तो उत्तर में है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, अवर्ण के साथ ई वर्ण जुड़ेगा तो वो संधि के नियम से क्या होगा, ए होगा, और ए होने के बाद ये रू के बाद तुरंत न आया है, इसलिए यहाँ पर न का क्या हो जाएगा, अण हो जाएगा, अर्थात क्या होगा, त्रु और अ के साथ ए जोड़ा अर्थात ने प्लस ह और प्लस मी, इनको जोड़ दीजिए अर्थात रूप क्या हो जाएगा, त्रुणे मी, क्या हो जाएगा, त्रुणे मी, त्रुणे मी, इस प्रकार से हुआ। कहा व्यंजनादि कहाँ जोड़ना है, ये कि व्यंजनादि बीत पर ही दीर्घ ई जुड़ता है और कहीं नहीं जुड़ता है। ठीक है, ये एक नियम। दूसरा नियम में क्या कहा गया है, तो दूसरा नियम में यहाँ पर देखिए, यहाँ कहते हैं कि धूट व्यंजनादि प्रत्यय तथा पद के अंत में रहे ह का क्या हो जाता है, ढ, ये ठ नहीं है, ढ है, ढ के बाद क्या आता है, ढ आता है कि नहीं, हाँ, तो वो ढ होता है। ये भी संधि का नियम है, ये भी बारंबार आगे आने वाला है, तो इस नियम को भी कंठस्थ कर लेना है। कब कि अगर ह हो, ह के बाद धुट व्यंजनादि प्रत्यय हो तो फिर ह का क्या हो जाता है, ढ होता है।
याद रहेगा? ढ हो रहा है ना गुरुजी? जी गुरुजी। ढ तत्पन वाला ढ। तो हाँ, ध्रुव ढोलक नहीं है। वाला ढ। ठीक है, हम्म। चलिए। कहा कि धूट व्यंजन आदि प्रत्यय हो या तो फिर पद के अंत में हो। कहा हो? या तो फिर पद के अंत में अगर हो तो फिर वो ह का ढ होता है। ये त्रुह धातु के लिए नियम नहीं है, ये जनरल नियम है, अर्थात सामान्य नियम है। कहीं भी कोई भी धातु का ऐसे ह हो और उसके बाद धूट व्यंजनादि प्रत्यय हो या तो फिर वो ह पद के अंत में हो तो फिर क्या करना है? ह का ढ करना है। तो गुरुजी तृणेहमी बना तो वहां पे भी तो धूट व्यंजनी प्रत्यय है, तो वो भी ध्रुनेहमी होगा। तृणेहमी हमने बनाया ना अभी गुरुजी, जी तो वो भी धूट व्यंजन ही है ना प्रत्यय मी होगा। हाँ, सही। धूट व्यंजन कितने हैं? जैसे गुरुजी 5 अक्षर लोप है, सॉरी मेरी मिस्टेक। ओके, ठीक है। जी होना ध्यान आ गया। होना चाहिए, ऐसे अगर होना चाहिए तो थोड़ा सा और दिमाग में जोर डालिएगा तो आ ही जाएगा। जी गुरुजी याद आ गया। ठीक है, अब दूसरा और एक नियम हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद और एक नियम कहा गया है कि ढ के निमित्त से अगर ढ बना हो तो फिर पूर्व के ढ का लोप होता है। क्या करना है? ढ का निमित्त से ढ बना हो। इसका मतलब कि एक ढ है और उसके बाद भी कोई नियम से दूसरा भी यहां पर क्या बन रहा है कि अगर ढ बन रहा है तो ये दो, इस ढ के निमित्त से अगर ये ढ बना है तो पूर्व में रहा हुआ ढ यानी पहले का जो ढ है वो क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। और उसके पूर्व में अगर क्या हो तो देखिए कि उसके पूर्व में अगर कह रहे हैं कि अ हो, ह्रस्व ई हो या ह्रस्व उ हो तो वो क्या हो जाता है? दीर्घ। किसका बैकग्राउंड है? भाविका जी। भाविका जी। A59। चलिए, यहां पर क्या बनाया है फिर से एक बार कि ये दीर्घ होता है। किसका दीर्घ होता है? तो पूर्व में अगर अ हो, ह्रस्व ई हो या तो फिर ह्रस्व उ हो, ये तीन अगर पूर्व में हो तो उसका क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। कब? फिर से एक बार नियम कि ढ के निमित्त से ढ बना हो और ढ के पूर्व में अ हो, ह्रस्व ई हो, ह्रस्व उ हो तो वो अ ई उ दीर्घ होता है। ये तीनों तीन तो ह्रस्व ही है ना। अ क्या है? ह्रस्व है। फिर ह्रस्व ई ये तो ह्रस्व है ही, ह्रस्व उ वो भी ह्रस्व है, यानी ये तीनों तीन ह्रस्व है तो उसका दीर्घ होता है। अर्थात अ का क्या होगा? आ होगा। ह्रस्व ई का दीर्घ। दीर्घ, ह्रस्व उ का। ठीक है, ये इतना नियम जो है ये नियम हमें याद रखना है। ठीक है, चलिए अब तृणहेमी तो हम लोग बना दिए थे। ठीक है, दूसरा क्या बनेगा यहाँ पर? तृणवः। तृणवः क्यों यहाँ पर? देखिए हो जाएगा कि बनाना पड़ेगा? होमवर्क ले लेते गुरुजी। तुरंत हो जाएगा गुरुजी। जाएगा गुरुजी। क्या है यहाँ पर? देखिए 9 है सिड है उसको और आधा 9 लगा। के बाद यहाँ पर 9 तो आधा हो ही जाएगा। ठीक है, जी गुरुजी। और इसमें वस प्रत्यय है तो वस का सौकार और रौ का क्या होगा? विसर्ग। विसर्ग। एक नियम अभी अभी हम लोग देखे थे वो आपको लगाना है कि 48 का नियम लगाना है। क्या? पद के अंत में न रहे वैसे अंत में न न हो ऐसे म या न का सीट व्यंजन हो पर था ह। यहाँ पर सीट व्यंजन नहीं है लेकिन है होने पर भी क्या होता है? अनुस्वार। अनुस्वार। तो जी उस गुरुजी। नियम से यहाँ पर क्या कर देना है? उसको अनुस्वार अनुस्वार कर देना। करना है। इसलिए ये ध्रुव उसी प्रकार ध्रुव होगा कि नहीं? जी गुरुजी। जी। सेम ही। जी ठीक है, गुरुजी। तो गुरुजी ये 48 दो ही लगेगा है ना? हाँ जी, हाँ जी, दोनों में 48-2। ठीक है, तद्दित में है गुरुजी, हाँ। 5वीं बुक में ये नियम। चलिए अब यहां पर सी प्रत्यय लगकर रूप क्या बन रहे हैं? तृणेक्षी।
क्या बना है यहाँ पर? तृणेक्षी। तृणेक्षी। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं कि तृणेक्षी कैसे बना है। धातु क्या है? तृणेक्षी। ध्रुव। ध्रुव। धातु है। प्रत्यय क्या लगा है? सी प्रत्यय। हाँ, प्रत्यय याद रखिए और कुछ नहीं याद रखना है आपको। ठीक है, क्या यहाँ पर क्या है? प्रत्यय सी प्रत्यय है। हम तृणेक्षी कर रहे हैं ना? हाँ जी, अब तृणेक्षी कर रहे हैं ना गुरुजी? हाँ जी, क्षी ही कर रहे हैं। हाँ ठीक है, क्योंकि अभी अभी हम लोग देखे जी। थे कि व्यंजनादि वीत से, तो ये सी ये क्या है? व्यंजनादि वीत है कि नहीं? जी और व्यंजनादि वीत होने पर क्या यहाँ पर क्या नियम लगता है? दीर्घ ई लगता है। जी दीर्घ ई लगेगा तो अ और दीर्घ ई दोनों मिलकर क्या होगा? ए होगा। जी ये गुरुजी। होगा। ठीक है, अब एक नियम अभी हम लोग सीख जी। चुके हैं। क्या सीखे हैं अभी अभी? नियम कि धुट दंत व्यंजनादि से प्रत्यय पर हो तो ये प्रत्यय कैसे? धुट मूर्धन्य। व्यंजनादि प्रत्यय है कि नहीं? जी गुरुजी। धुट है व्यंजनादि गुरुजी। प्रत्यय है। धुट व्यंजनादि प्रत्यय होने पर क्या होता है? ह का ढ हो जाएगा। ढ। ह का ढ होगा, यानी त्रु प्लस ने प्लस ढ। ठीक है, प्लस सी। और एक नियम हम लोग देखे थे, 100 पर यानी 10-8। जी 10-9 गुरुजी। 10-9। 10-8 के 10-9 है। 10-9 है गुरुजी। नहीं नहीं, ये तो 10-9 है। आगे वाला ये जो ढ है, ढ का क्या यहाँ पर क्या होगा? क होगा। 9 है, 10 10 9 9 है। हाँ, तो ये 10-9 लगाना है। क्या करना है यहाँ पर? क 10 करना है। क्या है कि 100 पर ह या 100 पर मूर्धन्य स और ढ का क्या होता है? क होता है। ठीक है, जी गुरुजी। 100 पर तो ये अर्थात ढ के बाद अगर दंत स हो तो फिर क्या हो जाएगा? ढ का क होगा। अब क जब हुआ है तो नामी अंतस्था क वर्ग के बाद अगर दंत स हो तो दंत स का मूर्धन्य। मूर्धन्य मूर्धन्य स हो जाएगा। और क और श तो दोनों 26 मिलकर 26 2। तो तृणे तो था ही, क और श यहाँ पर स मिलकर क्या हो जाएगा? तृणेक्षी। इस प्रकार से रूप क्या बनेगा? तृणेक्षी। ओके, क्लियर? जी गुरुजी। जी गुरुजी। चलिए आगे। अब तृणेक्षी के बाद क्या है यहाँ पर? तो तृणेक्षी के बाद हम लोग देखेंगे रुंड। तृण्ढः। ये भी एक करना है यहाँ पर। क्या करना है? तृण्ढः। ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग देख लेंगे तृण्ढः कैसे बनते हैं। तो धातु त्रु धातु। त्रु धातु और हस प्रत्यय है, अर्थात अबित है, इसलिए 9 आधा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? ह प्लस इसमें प्रत्यय क्या लगेगा? थस। यहाँ पर दीर्घ ही लगेगा कि नहीं? जी गुरुजी। नहीं लगेगा गुरुजी। नहीं लगेगा गुरुजी। लगेगा। नहीं लगेगा गुरुजी। व्यंजनादि नहीं। प्रत्यय नहीं व्यंजनादि है है गुरुजी। लेकिन विचित ईत नहीं है। नहीं है, अबित है। कैसे है जी ये? गुरुजी। अबित अबित है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए ये धूट व्यंजन है कि नहीं? जी ध्रुव है गुरुजी। व्यंजन है। तो धूट व्यंजन होने पर ह का क्या होता है? ध। ट। होगा। ठीक है, ये ढ बन जाएगा। अब ढ प्लस यहाँ पर क्या होगा? थस होगा। जी ठीक है, अब यहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग? तो अब यहाँ पर लगाएंगे 31वां पाठ 32वां पाठ गुरुजी। प्रथम पाठ 10 वर्गस्य। यहाँ पर 10-2 लगेगा। जी गुरुजी। ढा सिवाय के धातु के चौथे अक्षर के बाद प्रत्यय के त का थ का ध होता क्या है। है? चौथा अक्षर है कि नहीं? जी गुरुजी। ध चौथा अक्षर है। जी। चौथा अक्षर है तो फिर क्या होगा? चौथा अक्षर से हो और प्रत्यय त या थ से प्रारंभ हो तो उसका क्या होता है? ध ध हो होता है कि जाएगा। नहीं?
जी हाँ गुरुजी। 10वां का दूसरा लगेगा गुरुजी, 10वां का हाँ, दूसरा तो लगेगा। पहले ये क्या करना है, 10 2 लगेगा, अर्थात ढ प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, थस का क्या हो ढ जाएगा, धस, बस हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, थस का धस। ऐसा बना रहे ठीक हो है, गुरुजी आप। अब जी लगाएंगे कि त वर्ग जब मूर्धन्य से या ट वर्ग के साथ जुड़े तो उसके स्थान पर जी संधि नियम 23वां। क्या होगा, उसके वर्ग का चौथा होता है। उसी के वर्ग का जो अक्षर तो होगा, उसके उसी के वर्ग स्थान का, पर उसी ट के वर्ग वर्ग का। होता है। किसके स्थान पर, ट तो वर्ग त होता है। वर्ग ट के के ढ स्थान स्थान पर के पर, जगह, ढ वर्ग। ढ की ट जगह। वर्ग के स्थान पर क्या होगा, ट वर्ग होगा। तो ये जी चौथा जी अक्षर है, तो धस का क्या बन जाएगा, डस, धस का ढस बनेगा। ठीक है, डबल डस आ गया। अब प्रथमा। देखिए, अभी अभी हम लोग देखे कि ढ के निमित्त से ढ बना कि नहीं, जी गुरुजी, अब बार बार जी नहीं। तो आगे के ढ को निकालना ढ पड़ेगा। का निमित्त से ढ बना, तो ढ के निमित्त से ढ बने तो पूर्व के ढ का लोप। लोग लोप होता है, और उसके पूर्व में अगर अ ई उ हो तो दीर्घ होता है, अगर नहीं हो तो कोई दीर्घ करने की कोई बात है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे नहीं है। तो नहीं फिर नहीं। यहां पर क्या रहेगा कि तुम त्रु डस। प्लस न प्लस ये ढस, ठीक है, त्रु प्लस न प्लस ढस। अब ये रू त्रु है तो रू का यहाँ पर नौ का क्या हो जाएगा, अणा। आना। आना हो जाएगा, अर्थात क्या बन जाएगा, ये ढंड। प्लस इसमें ढस होगा। और अब यहाँ पर पद बना दीजिए, पद क्या होगा, धर धर ढह। तृण ढह, कैसे नौ आधा है, तुम ढह गुरुजी, तुम ढह। हाँ, क्या हो जाएगा, तृण ढह। गुरुजी, बोलिए। ये जो न का अन हम पहले नहीं कर सकते, लास्ट में ही करना। हाँ, पहले नौ का अण कर सकते हैं, कोई बात नहीं, कर दीजिए, नौ का अण ही रहेगा सभी वही जगह पे। जी मैंने कर दिया था, तो वो मतलब थोड़ी कंफ्यूज हो गई, इसलिए पूछा। ओके, नौ का अण कर दीजिए, कोई बात नहीं, वहां पर चलेगा। लेकिन जहां तक है वो नौ का अण लास्ट में ही करना है। कोई और शब्द जी भी आ गुरुजी। सकता है यहाँ पर, तो वो ओके बदल गुरुजी। भी सकता है। ठीक है, जी इसलिए गुरुजी। इसलिए जहाँ हो वो अंत में ही करना है। जी गुरुजी। तो इस प्रकार क्या होगा, तृण्ढः। अब थ प्रत्यय लगे तो फिर रूप क्या बनेगा, बोलिए जल्दी, टुंड, तुम ढ। हाँ, यहाँ पर थ प्रत्यय लगाए हैं तो फिर क्या हो जाएगा, तृण्ढ होगा कि नहीं, जी। होगा। उसी प्रकार यहाँ पर तस प्रत्यय लगाएंगे तो भी तृण्ढ हुआ है, कैसे, गुरुजी उसी का क्योंकि तो वाला नियम, तो वाला नियम। यहाँ पर जो ट का थस ढ। था, थस का धस किए थे, उसी प्रकार यहाँ पर जी तस का भी धस होगा कि नहीं, जी गुरुजी, होगा। तो 10-2 के हिसाब से। तस हो जाएगा, और तस होने के बाद फिर से ये 10-2 लगकर ये तस का क्या हो जाएगा, धस हो जाएगा, और धस होने के बाद तो बाकी का नियम ही लगेगा। ठीक जी है, गुरुजी। जी इसीलिए जी। यहां भी क्या हो जाएगा, तृण्ढः। ठीक है, और फिर यहां पर क्या जी। हुआ है, तृणहंति स्वादि प्रत्यय है, इसलिए अनुसार तो कर ही देना है। ठीक है, यहां पर तृणेढी कैसे होगा, तृणेढी, तो वो हम यहां पर देखते हैं। ठीक है, तो तृणेढी बनाना है। तो वो तो हमारा त्रुणे नी जैसा ही हो जाएगा, सिर्फ ढ ही बदल गया। ये ती का धी हो गया। हाँ ती का धी हुआ ना, इसलिए सब हुआ। त्रु प्लस न संपूर्ण और बीथ प्रत्यय है, इसलिए दीर्घ ई। ठीक जी। है, और फिर हो। ह प्लस प्रत्यय क्या है, ती प्रत्यय। ती। ठीक है, तो अ और ई दोनों मिलकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए तो होगा ना। जी गुरुजी। तो ये त्रुणे। तु प्लस ने। और ने। ने प्लस ह प्लस क्या करना है यहाँ पर, ती। ती। ती कैसे है, दूढ़ व्यंजन आदि है, इसलिए ह का ढ। ढ। ये ढ हुआ। फिर ये ढ के बाद चौथा अक्षर है, इसलिए ती का भी क्या हो जाएगा, धी। क्या करना है, ती का धी धी। करना है, क्योंकि 10-2। ठीक है, अब ये जी। 32वां पट का नियम से त वर्ग जब मूर्धन्य से या ट वर्ग के साथ जुड़े तो उसके स्थान पर ट वर्ग होता है, अर्थात यहां पर क्या हो जाएगा,
धी का क्या हो जाएगा? ढी होगा, ढी कर देंगे। अब ढ के निमित्त से अगर ढ बने तो पूर्व में क्या है, तो इसको भी यहाँ पर दीर्घई, लास्ट तक दीर्घई रखना है तो रख सकते हैं, ठीक है। तो ढ के निमित्त से ढ बना तो पूर्व के ढ का लोप, ठीक है। अब क्या है, अब नौ का औण कर दीजिए, ढी, तो फिर यहाँ पर रूप क्या हो जाएगा? तृणे ढी। तृणे ढी, इस प्रकार ये तृणे ढी रूप बना है। ओके, तो ये वर्तमान काल में हम लोग देखें कि वर्तमान काल का रूप क्या हुआ। उत्तम पुरुष एक वचन में तृणहेमी, द्विवचने तृणवः, बहुवचने तृणमः, मध्यम पुरुष एक वचने तृणेक्षी, द्विवचने तृण्ढः तृण्ढ, और अन्य मध्यम पुरुष बहुवचने तृण्ढ, अन्य पुरुष एक वचने तृणेहि, द्विवचने तृण्ढः और बहुवचने तृणहन्ति, ठीक है। चलिए यहां तक हुआ है, आगे का रूप हम लोग देखते हैं। आगे का रूप यहां पर हम देखेंगे तो आगे क्या है, तो आगे देखते हैं अतृणहम्। अतृणहम् में तो कुछ करना ही नहीं है, हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा, वो तो वह किया ना गुरुजी हमने। हाँ, तो अतृणहम् अगर देखें तो अतृणहम् में कुछ करना ही नहीं है ना, मतलब जोड़ना है गुरुजी, बस सीधा जोड़ना ही है। और इसमें दीर्घ ही लगेगा कि नहीं? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, स्वर से शुरू हो रहा है, स्वरादि बीत तो है लेकिन व्यंजनादि नहीं है, क्या है? स्वरादि जोड़ देना है। त्रुहुवाओं में नौ का अनुस्वार कर देना है, अतृणहम् में भी नौ का क्या करना है? अनुस्वार करना है, ठीक है। अब देखिए ये अतृणेट ये जो है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं अतृणेट क्यों हुआ है। हाँ, वो भी 32वां पाठी का नियम लगा ना गुरुजी। देखते हैं कौन सा नियम लगता है। हस्तन भूतकाल है इसलिए पूर्व में क्या लगेगा? लगेगा। त्रु तो है ही, प्रत्यय व्यंजनादि बीत है इसलिए नौ के बाद क्या लगेगा? ई जुड़ेगा, ई लगेगा, प्लस ह और प्लस प्रत्यय क्या है यहाँ पर? सौसिव, ठीक है। तो ये सौसिव यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर क्या करेंगे, ये सौ है तो ये सौ धुट व्यंजनादि प्रत्यय है कि नहीं? है गुरुजी, है गुरुजी। देखिए इसको दो तरह से किया जा सकता है। एक तो धुट व्यंजनादि प्रत्यय नियम से है इसलिए इसका ह का क्या कर देंगे? ढ कर देंगे, और उसके बाद सौ का लोप करेंगे तो भी चलेगा। या तो फिर अभी अभी हम लोग नियम देखे जो है, जो 10-7 से क्या कर देंगे? 100 का लोप, 100 का लोप, 10-7 से क्या कर देंगे? 100 का लोप हो जाएगा। तो फिर पद क्या बनेगा? पद ये बन जाएगा ह, है ना, तो ह के कारण। और उसमें हम लोग क्या देखे? धूट व्यंजनादि प्रत्यय तथा पद के अंत में हो, तो इसमें पद के अंत में यहाँ पर है तो ह का क्या हो जाएगा? ढ हो जाएगा, ठीक है। तो और उसके पूर्व में जो है तो ये पूर्व विधि हम लोग कर देते हैं। नौ का क्या करना? नौ के साथ ए और नौ का अण भी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? ने होगा कि नहीं? और ये ह है। अब इसको पद बना देंगे और पद बनाएंगे तो ह का क्या हो जाएगा? ढ होगा। ह का ढ हुआ तो ह का ढ होने के बाद हम लोग एक नियम और लगाएंगे कि पद के अंत में धूट व्यंजन हो तो उसी वर्ग का उसका तीसरा व्यंजन होता है, तो ढ का क्या हो जाएगा? होगा कि नहीं? ये तीसरा व्यंजन। और विराम पर आने पर क्या होता है? पहला व्यंजन भी होता है, इसलिए क्या होगा? ट होगा कि नहीं? यानी क्या होगा? अतृणेट और दूसरा अतृणेट, ऐसे दो रूप बनेगा, अतृणेट। ओके, क्लियर? दोनों में कैसे बोला गुरुजी? अच्छा, उसी का प्रथमा, ओके, यानी पहला अक्षर होता है ना विराम पर। गुरुजी ड कैसे हुआ? ड क्योंकि धूट व्यंजन पर होने पर, राइट? पद के अंत में धूट व्यंजन हो तो उसी वर्ग का उसका तीसरा व्यंजन होता है, तीसरा होता है। जी गुरुजी, मैं 1 मिनट के लिए, ठीक है। तो ये दोनों में अतृणेट इसी तरह से होगा। कहाँ?
हस्तन भूतकाल मध्यम पुरुष एक वचन और हस्तन भूतकाल अन्य पुरुष एक वचन पर। ठीक है, चलिए अब जो है कि अब यहां पर आगे अतृणट अतृणेट दोनों में हो गया। अब देखिए अतृंढम, जैसे यहां पर प्रत्यय क्या है, तम प्रत्यय है ना, तो आगे वाला हम लोग तस प्रत्यय में क्या किए थे, तृंढ किए थे कि नहीं, वही नियम इसमें लगेगा। उसमें तस था, इसमें तम है। जी गुरुजी, सेम नियम, सेम। ठीक है, तम का क्या है, यहाँ पर तौ का क्या हो जाएगा, तौ का ध हो ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि ह का पहले ढ करना है और ढ करने के बाद तम का धम करना है और धम होने के बाद ढम होगा और ढम होने के बाद क्या हो जाएगा, पूर्व का ढ का लोप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अतृंढम। ठीक है, उसी प्रकार तो प्रत्यय है तो फिर क्या हो जाएगा, अतृंढ। ठीक है, इसमें ताम है तो अतृंढम, अन है तो अतृंहन। क्लियर ना? चलिए अब आगे इसमें तो कुछ नहीं करना है, सब में क्या होगा, सिर्फ सीधा सीधा जुड़ेगा और सीधा सीधा नौ का अनुस्वार करना है और कुछ नहीं। ठीक है, और कुछ नहीं। इसमें तो इसमें भी जोड़ दीजिए, दीर्घ ई लगा दीजिए, तो दीर्घ ई जब लगेगा तृण हानि नहीं, क्या करना है इसमें, ह का आ कर देंगे। आ तो है ही गुरुजी, हानि तो है ही गुरुजी। इसमें सही है, तृण हानि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, सीधा सीधा ही है ना गुरुजी, यहाँ पे भी ऑलरेडी है ना। और सरादी दीर्घ ई तो नहीं लगेगा, इसमें नौ का सिर्फ पौना करना है और कुछ नहीं। तृण हानि, तृण हाम, तृण हाम। अब यहाँ पर तृंढी जो है, ये तृंढी भी उसी तरह से होगा। ही का क्या होगा, ही का धी होगा ना, ही का धी और फिर धी का सब, ही का धी हो गया है और धी होने के बाद क्या हो जाएगा, ध दृढ़ व्यंजन आदि है, इसलिए क्या होगा, फिर ह का ढ होगा, फिर ढ का निमित्त से ढ बनेगा। ढ का निमित्त से ढ बनेगा और पूर्व का ढ का लोप होगा, तो रूप क्या होगा, तृंढी। इसमें तम प्रत्यय है तो तृंढम, त प्रत्यय है तो तृंढ। यहाँ पर दीर्घ ई लगा है इसलिए तृणे, और ही का भी क्या यहाँ पर क्या होगा, ही का क्या नाम, हाँ, तू प्रत्यय जब है तो पहले ह का ढ बनेगा, क्या होगा, ह का ढ बनेगा, और इसलिए ढ बनने के बाद तू का धू हो जाएगा। कौन सा, 10-2, क्योंकि चौथा अक्षर के बाद प्रत्यय त का तो और थ का क्या होता है, ध होता है ना, इसलिए तू प्रत्यय था, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, धू होगा, और धू होने के बाद ढ के निमित्त से ढ बनेगा, और ढ के निमित्त से ढ बनने पर पूर्व के ढ का लोप हो जाएगा, इसलिए रूप क्या हो जाएगा, तृणेढु। क्या बनेगा, तृणेढु होगा कि नहीं जी। चलिए इसके बाद ताम प्रत्यय है तो तृंढाम, और अंतु प्रत्यय है तो क्या हो जाएगा, तृणहंतु। ठीक है, इस प्रकार से ये हुआ है कि ये त्रुह धातु का, लेकिन त्रुह धातु में 10वां नियम सिर्फ त्रुह धातु के लिए है, बाकी का 11वां नियम जो है वो किसके लिए है, सब धातु के लिए, संधि नियम। हाँ, वो क्या है, वो संधि के नियम है। ठीक है, अब यहाँ पर क्रुदंत देखेंगे, क्या देखेंगे, क्रुदंत। और क्रुदंत में सामान्यतः वर्तमान क्रुदंत जो है उसका ही यहाँ पर विशेष रूप में यहाँ पर देखेंगे कि क्रुदंत में किस प्रकार से लगता है। तो क्रुदंत में वर्तमान क्रुदंत बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय, किसमें परस्मैपदी धातु हो तो अत्शत्रु, और आत्मनेपदी धातु हो तो अनानश। जैसे कि यहाँ पर रुद्ध धातु है, ठीक है, रुद्ध धातु का देखिए क्या हुआ चुका है, रुंधत हुआ है ना, ठीक है, क्योंकि बाकी अत्शत्रु इसलिए वर्तमान क्रुदंत इसलिए बताया गया है क्योंकि नियम देखिए, प्रथम नियम 10(1) क्या बोला गया है, पहले ही क्या बोला है, कर्तरी प्रयोग में सित प्रत्यय लगने पर जी, तो ये अत्शत्रु सित प्रत्यय है, इसीलिए विकरण प्रत्यय यहाँ लगा है। ठीक है, लेकिन इसका वर्तमान कर्मणि जब बनाए, कर्मणि क्रुदंत बनाए तब तो नहीं लगेगा, लगा है तब,
नहीं लगाना। यज्ञ पे नहीं लगता वहां है। पर वो तो कर्तरी है ही नहीं, क्योंकि कर्तरी में शीत प्रत्यय लगने पर वो लगता होता है। इसीलिए इसमें रुद्ध धातु है, अत लगाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, इसमें न हुआ है और कैसे है, अविकसित है ना, अविकसित है। कैसा है, अविकसित है, हालांकि और अविकसित होने पर न आधा हुआ है, इसलिए रूप क्या होगा, रुंद। रुंदत। उसी प्रकार भुज धातु है तो क्या हो जाएगा, भुंजत। और और उसके बाद गच्छत आदि के रूप से उसी प्रकार यहाँ पर चिन्हवत, इसलिए क्योंकि ची धातु, यहाँ पर ची धातु जो है उसके पांचवा गण का में हम लोग देखे थे ना, ची धातु। जी गुरु जी, ची धातु पांचवा गण। तो उस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब कोई आत्मनिपदी धातु हो, जैसे भुज धातु आत्मनिपदी है, वहां पर आना आना से लगा, तो यहाँ भी क्या हो चुका है, भुंजान। ठीक है, उसी प्रकार रुंधान, वो वर्तमान कुदंत पे। अब कर्मणि करना है तो कर्मणि में तो हम लोग तो जानते ही है, विकरण प्रत्यय क्या लगता है, आत्मनिपद और आत्मनिपदी के प्रत्यय, यज्ञ लगेगा और आत्मनिपदी के प्रत्यय। विकरण प्रत्यय में बोल रहा हूँ, आत्मनिपदी कहाँ है विकरण प्रत्यय? नहीं नहीं नहीं, आत्मनिपदी के प्रत्यय लगेंगे। हाँ, मैंने प्रश्न क्या पूछा था, मैं आगे विकरण प्रत्यय। ठीक है, सॉरी क्योंकि सातवें गण में जो है कि सातवें गण में पूरा का पूरा खेला किसका है, विकरण प्रत्यय का ही है। जी। अब तक विकरण प्रत्यय कहाँ धातु के बाद लगाते थे, अब प्रश्न है कि कर्मणि में कहाँ लगाएंगे, तो वो भी धातु के बाद ही लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां नियम में क्या कहा गया, कर्तरी प्रयोग में शीत प्रत्यय लगने पर सातवें गण के धातुओं में स्वर के बाद, यानी धातुओं के स्वर के बाद न सनो विकरण प्रत्यय लगता है। कहाँ, कर्तरी प्रयोग में। स्पष्ट है कि नहीं? जी गुरु जी, कर्मणि में जैसे लगता था वैसे लगेगा। तो कर्मणि में जहां विकरण लगता है सबका वही लगेगा, अर्थात धातु के बाद। और धातु के बाद जब लगे तब ये रुद्ध धातु है, रुद्ध में यज्ञ लगा तो फिर क्या हो जाएगा, रुद्ध होगा कि नहीं, तो इसीलिए इसका रूप क्या हुआ है, रुद्धते। ठीक है, कुदंत करना है, कर्मणि कुदंत करना है, तो कर्मणि कुदंत में क्या लगेगा, आत्मनिपदी का प्रत्यय। तो आत्मनिपदी का प्रत्यय क्या है, यहाँ पर आनस है ना जी, और आनस लगा तो फिर आनो के पूर्व में अगर अ हो तो फिर म का आगम होता है कि नहीं होता है? जी गुरु जी, तो ये में इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ है, रुध्यमान। ठीक है, उसी प्रकार हिंस धातु है, तो हिंस धातु में हिंस्यते और हिंस्यमान, परंतु भुज यहाँ पर भंज, भंज धातु है तो उसका क्या हो जाएगा, भज्ज। बस न का लोप होगा, ये का लोप। ठीक है, अब जो है, अब यहाँ पर ये सारे धातुएं हैं, एक बार रूप कर लीजिएगा। आज यहाँ पर सिर्फ अर्थ यहाँ पर हुआ। हाँ जी, भंज में य का लोप क्यों हुआ, य का लोप क्यों हुआ, सही बात है, याद कीजिए छठा पाठ। कर्मणि का छठा पाठ है कि नहीं? और छठा पाठ में क्या क्या कहा गया है कि कित प्रत्यय होने पर धातु के उपांत्य में क्या हो, अनुस्वार या अनुनासिक व्यंजन का क्या होता है, लोप होता है कि नहीं? लोप होता है जी। यहाँ पर क्या है, यज्ञ, तो वो कित प्रत्यय है ना जी जी। ठीक है, ओके, चलिए अब यहाँ पर हम, यहाँ पर जो धातु है उन धातु का रूप एक बार देख लीजिएगा, कौन कौन से धातु है। तो अंज धातु है, अभी आप लोग रूप तो बना चुके हैं ना अंज धातु का। जी जी। तो उसी प्रकार उसका रूप इत्यादि जो है वो रूप का पुनरावर्तन कर लीजिएगा। यहाँ पर सिर्फ धातु का अर्थ और धातु हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो धातु, सर्वप्रथम धातु क्या है, अंज धातु है, जिसका अर्थ क्या होता है, अंजन करना। अंजन करना अर्थात काजल इत्यादि जो हो उसे आंजराज से बोला जाता है, अंजन करना। ठीक है, फिर गुरुजी हम रूप बोलने वाले हैं क्या अगले पाठ में? हाँ, रूप का थोड़ा बहुत तो रूप तो देखेंगे, हर किसी का आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन कुछ ऐसे, लेकिन खुद से ये रूप अपने आप में तो एक बार तो बोल लेना है। ठीक है, चलिए, बी प्लस अंज धातु, अंज धातु का होता है अंजन करना, लेकिन जब बी प्लस अंज उपसर्ग, जब धातु उपसर्ग लगे तो उपसर्ग क्या करता है, कभी कभी धातु का अर्थ को भी बदल देता है ना,
तो यहाँ भी अर्थ बदल गया है। यहाँ पर अंजन करना नहीं, लेकिन क्या करना, व्यक्त करना। ठीक है, क्या है वहां पर, व्यक्त करना। ये सारे परस्मैपदी धातु में ही दिया गया। तुरह धातु, तुरह धातु का अर्थ क्या है, हिंसा करना। ठीक है, उसके बाद पीश धातु, तो पीश धातु का अर्थ क्या है, दलना, पिसना। ठीक है, दलना होता है, पिसना होता है। प्रुच धातु, तो प्रुच धातु का अर्थ होता है कि संपर्क करना। प्रुच धातु संपर्क करना, जोड़ना इत्यादि के अर्थ में। भंज धातु, तो भंज धातु का अर्थ क्या होता है, तोड़ना। क्या कर देंगे इसके में, इसमें अर्थ तो तोड़ना, यानी तोड़ना, ये भंज धातु है। भुज धातु अर्थात भोग करना, या तो फिर क्या होता है अर्थ, रक्षण करना। बीज धातु क्या अर्थ होगा, भय होना, चलित होना। हिंस धातु हिंसा करना। शिष्य धातु बाकी रखना, विशेष करना। खिद धातु खेद करना, ये आत्मनेपदी धातु में यहाँ पर है, खेद करना। इंद धातु यानी जलना या तो फिर चमकना। विद धातु क्या अर्थ है, विचार करना। ठीक है, छिद धातु क्या अर्थ है, छेद करना। भिद धातु भेद करना। ठीक है, युज धातु जोड़ना। रिच धातु रिक्त करना अर्थात खाली करना। ठीक है, उसके बाद क्या है इसमें, रुद्ध धातु। यहां पर धातु क्या है, यहां पर रुद्ध धातु, इसमें रुद्ध धातु है, आधा है। तो रुद्ध धातु अर्थात क्या है इसमें, रोकना, घेरा डालना। ठीक है, विच धातु विवेक करना। बी प्लस विच धातु, यहां भी क्या है, विवेक करना। ठीक है, क्षुद्ध धातु क्या अर्थ होता है, पिसना, चूरना, उभयपदी धातु है। अनु प्लस स्था धातु, ये तो पहले गण का है, पहले आ चुका है। क्या है, स्था धातु का अर्थ क्या होता है, खड़ा रहना ना, लेकिन जब अनु प्लस स्था धातु करेंगे तब उसका अर्थ क्या होगा, अनुष्ठान करना। ठीक है, ये धातु के अर्थ यहाँ पर है। और नेक्स्ट क्लास में वाक्यानुवाद देखने से पहले क्या करेंगे, तो कुछ धातुओं के यहाँ पर रूप, लेकिन किसका टर्म आए वो पता नहीं, हर कोई याद कर लीजिएगा। किसी का भी इसमें नाम आ सकता है। ठीक है, उसे रूप बोलना है। और गुरुजी, हाँ बोलिए। गुरुजी, ये अनुवत्तष्ठा पहले गण का धातु यहाँ पे क्यों दिखाया, सातवें गण में? हाँ, क्योंकि यहाँ पर जब वाक्यानुवाद जो दिया गया है ना, उस वाक्यानुवाद में उस प्रकार का धातु का प्रयोग करना है, इसलिए, और कुछ नहीं। उसके भंज में बज्जते अंश का अन का जो लोप हुआ है, कौन सा नियम बताया आपने? जी गुरुजी, मैंने भी चेक किया, मेरा हैंड इसीलिए है, वो भंजते में न का लोप नहीं समझ में आ रहा। किसमें? पूरा चेक। अंज धातु में, भंज धातु में, भंज बाद में यहाँ का लोप हुआ ना जी, भज्यते, भज्य मानक पुरुषंत बनाते समय। हाँ, तो वो एक नियम आ चुका है, पहले देख लीजिए। कित प्रत्यय लगने पर क्या होता है कि अनुस्वर या अनुनासिक व्यंजन का, उपांत्य में रहा हुआ अनुस्वर या अनुनासिक व्यंजन का लोप होता है। गुरुजी ये नियम कहाँ पे है? यहाँ पे तो नहीं है इस पार्ट में नहीं, इस पार्ट में नहीं है गुरुजी, इस पार्ट में नहीं है। इस पार्ट में नहीं, गुरुजी वो दूसरे, गुरुजी वो है ना तीसरे पाठ का 8वां नियम। हाँ, तीसरा 3 से 6 के बीच में है, तीसरा या नहीं, तीसरे। जी गुरुजी, राइट है, तीसरे पाठ का 8वां नियम, राइट। हाँ जी, वहां पर देख लीजिएगा कि कित प्रत्यय लगने पर क्या होता है कि धातु के उपांत्य में रहा हुआ अनुस्वर या अनुनासिक व्यंजन का लोप होता है। जी गुरुजी, ठीक है, चलिए जी, व्यंजन धातु जी गुरुजी। चलिए, अब यहाँ पर शब्द का भी अर्थ देख लेते हैं। शब्द क्या है, गंध, अकारांत शब्द है। गंध शब्द से क्या करना है, सुगंधी द्रव्य जो है वो सुगंधी द्रव्य लेना है। गंध युक्त जो द्रव्य है, या तो विलेपन जो अर्थ करना है वो विलेपन अर्थ होता है। पर शब्द का अर्थ शत्रु होता है। अब देखिए, पर शब्द इसके पहले भी आ चुका है, जो कि सर्वनाम में आया है ना, तो उस समय क्या है, पर शब्द का उस समय अर्थ था दूसरा, अन्य दूसरा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर शब्द का अर्थ है शत्रु, और ये शब्द यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है, इसीलिए कहा गया है कि शब्दानाम अनेक अर्थानाम। एक ही शब्द के कितने, बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं। ठीक है, तीसरा यहाँ पर देखेंगे कि प्रशम अर्थात शांति, प्राज्ञ अर्थात बुद्धिमान, प्राज्ञ अर्थात प्रकृष्ट जो जाने,
उसे क्या कहा जाता है? प्राज्ञ कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पर कि बुध धातु है, कि बुध शब्द है। बुध शब्द का अर्थ क्या है? पंडित, राशि यानी ढेर, और वारण, वारण अर्थात हाथी, ढेर का मतलब समूह। ठीक है, और वारण, वारण का अर्थ होता है हाथी। फिर विशिख, विशिख का अर्थ होता है वान। ह्रद, ह्रद शब्द का अर्थ होता है द्रह अथवा तो ह्रद भी होता है। अवंती, अवंती जो अवंती नगरी है वह एक नाम विशेष है। घटा, घटा शब्द का भी अर्थ क्या होता है? समूह। घटा शब्द का भी अर्थ यहाँ पर समूह होता है। पिप्पली, पिप्पली का अर्थ होता है पीपर। फिर हरिद्रा, हरिद्रा का अर्थ होता है हल्दी। चेतस नपुंसकलिंग शब्द है जिसका अर्थ होता है चित्त, मन। दैन, दीनता संबंधी जिसमें हो उसे क्या कहा जाता है? दैन्य कहा जाता है, अर्थात दीनता यानी गरीबी। फिर मर्मन, अंत वाला नाम है मर्मन, अर्थात मर्म अथवा तो रहस्य। फिर मारीच, मरीच, मरीच शब्द का अर्थ होता है मिर्च। लवण, लवण शब्द का अर्थ होता है नमक। साहस, साहस शब्द का अर्थ साहसी होता है। फिर सौहार्द यानी सुंदर हृदय जिसका हो उसे क्या कहा जाता है? सौहार्द, अर्थात मित्रता यानी सुहृद संबंधी जो है, इसीलिए उसे सौहार्द शब्द बना है। तो ये तद्धित शब्द है, लेकिन यहाँ पर नपुंसकलिंग में भी उसका प्रयोग किया गया है, सौहार्द। विवश, विवश शब्द का अर्थ क्या होता है? परवश, अर्थात या तो फिर विह्वल। ये जो है ये शब्द का अर्थ है। आगे जाकर हम लोग इसी का देखेंगे, लेकिन आगे की पार्ट में हम लोग वाक्यानुवाद करने से पूर्व कुछ धातु के रूप भी देखेंगे, उसके बाद वाक्यानुवाद करेंगे। हाँ, एक रिव्यू लेना है आप सबसे कि पहले भी तपोवन ई पाठशाला के ऐप बन चुका था, अभी लगभग वेबसाइट भी है और ऐप गूगल के रिव्यू पर है। लगभग 10-15 दिन में वो भी चालू हो जाने वाला है। लेकिन वो 10-15 दिन में चालू हो जाएं, उसके पहले कुछ अपडेट करना हो, कुछ आपको ऐसे सूचना लगें, कुछ ऐसे कुछ करना हो, कोई सजेशन हो, तो वो आप सजेशन यहाँ पर दे सकते हैं। अभी तक प्ले स्टोर में सभी के लिए नहीं आया है, लेकिन जिन लोगों ने ऐसे अपना ईमेल आईडी जो मोबाइल में, हाँ एंड्रॉयड के लिए, हाँ एप्पल के लिए नहीं, जिसके पास भी एंड्रॉयड मोबाइल हो वो थोड़ा सा रिव्यू अगर देना चाहें तो अपना मोबाइल के ईमेल आईडी मुझे पर्सनल में भेज दीजिए, और उसके बाद जैसे भी आएगा मैं आपको लिंक भेज दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और उसमें भी कुछ सुधारा बहुत कुछ हो तो वहाँ से हो सकता है, क्योंकि अब बारंबार क्या हो रहा है कि व्हाट्सएप से जो लिंक आता था कि अभी भी जो आ रहा है, क्योंकि व्हाट्सएप तो हमारे हाथ में कुछ रहता नहीं है। अब तक लगभग 8 से 10 बार वो तो हैंग हो चुका है, साथ में 2-3 बार वो बैन भी कर चुके हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ उन लोग का पॉलिसी में कुछ ना कुछ वो तो बदलते रहता है। और अगर अपना ऐप हो तो उसमें सब कुछ अपने हाथ में सेफ्टी भी है, कुछ भी अभी चेंज इत्यादि करें कि कुछ भी करना हो तो वो कर सकते हैं। और वेबसाइट से जितना सरल नहीं है वो उतना सरल किससे होता है? ऐप से पहले जो भी ऐप का यूज़ किए हैं उसमें सरल लगता था कि नहीं क्लास ज्वाइन करना? सरल है जी गुरुजी, ऐप सरल है। हाँ, तो फिर वही ऐप के लिए आप लोग को थोड़ा बहुत रिव्यू देना है। तो जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल होगा, क्योंकि ये गूगल प्ले स्टोर पर आने वाला है, तो वह आपके मोबाइल में जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी भेज दीजिएगा, पासवर्ड की जरूरत नहीं है। हाँ लिख के ही भेजना ना गुरुजी? हाँ जी, अगर आपके पास ऐसे देखिए, अभी तो आपको रिव्यू यहाँ पर करना है, ठीक है, इसलिए आपके कोई भी एक जन का ही भेजिए। बाद में जब प्ले स्टोर में आ जाएगा तब आप हर कोई वहाँ पर डाउनलोड करके उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ईमेल आईडी जो है भेज दीजिएगा मुझे जी गुरुजी। और गुरुजी छोटी सी रिक्वेस्ट गुरुजी, हमारे लिए सोचा, हमारे एग्जाम के लिए वोट काव्य एग्जाम के लिए कल सोचेंगे ना, कल रविवार है तो कल एक नियम रख दीजिए गुरुजी, एक मीटिंग रख दीजिए ना, थोड़ा सा हम सब बोल दे थोड़ा। हाँ, क्या करना है?
गुरुजी वही एग्जाम संबंधित थोड़ी सी बात क्लियर करनी है कि हम चाहते हैं कि अभी टाइम नहीं है, हाँ हाँ तो थोड़ा सा क्लियर करना गुरुजी। चौथा धोरण मत दीजिए हम सबको, हम चाहते जितना पढ़ा उसको सब अच्छे से पढ़े। 3 धोरण एग्जाम ले लो वापस से, कोई प्रॉब्लम नहीं है गुरुजी। ठीक है वो थोड़ा सभी चाहते हैं कुछ न कुछ बोलना, तो थोड़ा सा। ठीक है आगे गुरुजी हम सब- फरवरी हाँ जी बोलिए। फरवरी मिड के बाद एग्जाम रखिए ना, वो नए का टाइम बहुत कम रहेगा गुरुजी, पढ़ने का टाइम फिर कहाँ से लाएंगे ना गुरुजी कोर्स भी बहुत लेंदी और ज्यादा लग रहा है गुरुजी। ठीक है ठीक है, उसके गुरुजी बारे कल में सोचेंगे, उसके बारे में अभी सोचा जाएगा। ठीक है वो भी है, क्योंकि मैं तो अकेले तो निर्णय नहीं लेते हैं, साथ में सब कुछ बैठते हैं और जी बैठने गुरुजी, के बाद जी सब जी। कुछ वहाँ पर निर्णय लिया जाता है। एक साल बढ़ेगा तो भी चलेगा गुरुजी, हाँ जी 1 साल बढ़ेगा तो भी चलेगा, अच्छे से हम पढ़ाई पढ़ने का करेंगे। तैयार है। गुरुजी को नए स्टूडेंट लेना है। 6 महीने बढ़ा तो चलेगा हमको। है ना गुरुजी, टाइम ही नहीं है फिर। ठीक अरे अर्चना जी, लेकिन मजा तो आना चाहिए स्टूडेंट पढ़ने का चाहिए। गुरुजी, मजा आना चाहिए, याद रहना चाहिए, तो ही मजा आता है ना गुरुजी। वरना ऐसे हम रट्टा लगा के एग्जाम देंगे, फिर आप पूछोगे 1 साल बाद तो हमको कुछ याद ही नहीं होगा, तो कोई मतलब नहीं है ना गुरुजी उसका। तो ओके ठीक है सबको सभी एंगल से विचार किया जाएगा, उसके बाद एंड में रखो गुरुजी। और गुरुजी मैंने कल लिस्ट बनाया, जो हमारा दिसंबर का एग्जाम है ना, उसके लिए हमको 1100 पेजेस पढ़ने हैं, मालूम है आपको? वो भी इतने सारे लग रहे हैं। मैंने पूरा लिस्ट में बोला बाप रे 1100 पेजेस कहाँ से पढ़ेंगे। और गुरुजी इतने सारे पेज सारी जवाबदारी लेके पढ़ने हैं। हेमंगी जी एक वो बताते सही बात है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पहले से, जैसे मैंने बोला था, आज भी मैं वहीं रिपीट कर रहा हूँ, किसी को बिठाकर पढ़ा दीजिए, एक बार याद रह जाएगा बहुत कुछ, उसमें 75% आपका क्लियर हो जाएगा। जी गुरुजी बिल्कुल। गुरुजी उसको पढ़ाने के लिए खुद को पहले पढ़ाना पड़ेगा ना गुरुजी। हाँ वो तो है, लेकिन वो एक साथ नहीं है ना, थोड़ा थोड़ा आप जितना सीखे हैं उसका थोड़ा थोड़ा पाठ कीजिए। गुरुजी अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि कर्म ग्रंथ भी हार्ड लग रहा है और संस्कृत भी, दोनों में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो बाकी सब वो प्रकरण के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते हम, ऐसी सिचुएशन है। कौन से और अभी कल्याण मंदिर भी खोजना है ना, कल्याण मंदिर भी इतना हार्ड है गुरुजी। यहाँ तीसरा कर्मगण अभी तीसरा कर्मगण चालू है ना। हाँ जी तो फिर इसका मतलब है आप लोग का जो भी हार्ड लग रहे हैं कि दूसरा थोड़ा सा वही ना गुरुजी, दूसरा पक्का होगा तो भी तीसरा समझ में आएगा। क्योंकि दूसरा गुरुजी अपनी तरफ से हम पूरी जी जान लगा के मेहनत तो कर ही रहे, लेकिन क्या गुरुजी टाइम ही कम और कितना सारा याद रखवाना है। हाँ सही और क्या एक सब घर की जवाबदारी भी करना है गुरुजी, घर भी तो चलाना है, वो संसार में पड़े तो वो भी होता है सब। इच्छा होती है गुरुजी, यंग लाइफ में सीख लेती है संस्कृत तो ठीक रहता, अब जाके घर और सब संभालना। सही बात। फरवरी एंड में रखो गुरुजी एग्जाम, थोड़ा हाँ दूसरा एग्जाम फरवरी एंड में रखो गुरुजी प्लीज। ठीक है उसके लिए भी विचार किया जाएगा, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, बैठेंगे, बैठने के बाद जो भी हो वो बाद में अपडेट करेंगे। धन्यवाद गुरुजी। घर पे झगड़े हो रहे गुरुजी पढ़ाई के लिए, घर पे झगड़े हो रहे सही पढ़ाई बात के बोली। लिए, ओके ममता जी चलने आ जाइए। तो नहीं बोल रहे पहले पढ़ाई छोड़ दो होता करके। और मेरे घर में भी वही चल रहा है, मेरे घर में सबको जापान जाना है, मैं बोल रही हूँ मैं नहीं आ रही हूँ, सब मेरे पीछे लगे, मालूम है। ओके ठीक है गुरुजी इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा गुरुजी? घर पे झगड़े देखिए, घर पे क्लेश झगड़ा होना नहीं चाहिए। अब धीरे धीरे क्या है कि उसमें भी जहाँ तक हो एडजस्ट करना है, और एडजस्ट करने के साथ साथ जो मैं तो यही बोलूँगा कि जो ज़्यादा झगड़ा करे उसको भी एक दिन साहिब के क्लास में ला दीजिए, जयेश भाई के क्लास में, और थोड़ा सा प्रेरणा कीजिए, तो जी गुरुजी। तो फिर मैं मानता हूँ कि 50% उसमें ही शांत हो जाएंगे। जी गुरुजी। पूरा समय चाहिए गुरुजी, सबको पूरा समय चाहिए। चलिए लोगों की बुक देख के उनको चिढ़ आने लगती है। ओके ठीक है चलिए। गुरुजी वो तो सब ठीक है, लेकिन पढ़ने का इतना मजा हाँ जी आ रहा है ना, और ये मजा मुझे कम नहीं करना है। ओके ठीक है चलिए। और गुरुजी प्रकरण भाष्य को 2 हिस्सों में पेपर कीजिए गुरुजी, प्लीज इसको कीजिए, नहीं तो दिमाग ही खराब हो जाएगा। ठीक है देख रहे हैं। ठीक है चलिए। नमो नमो प्रणाम।